केवल हम किसान के कर्जे की बात करते हैं तो किसान का जो कर्जा है सरकार का खेती का वो 7.5 लाख करोड़ के करीब करीब है। इससे 2 गुना कर्जा पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जिसको हम एनपीए बोलते हैं। आज जो करीब 15 लाख करोड़ के करीब है, और इस 15 लाख करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति ने सुसाइड नहीं किया और एक भी पूंजीपति को जेल नहीं हुई। इस MS स्वामीनाथन ने उस वक्त का वैज्ञानिक है, उस वक्त सिफारिश की थी कि किसानों को कर्जा दो। किसान कर्जा दोगे तो ट्रैक्टर ले पाएगा, कर्जा दोगे तो ट्यूबवेल लगा पाएगा। हमें क्यों मारते हो? हमें जो कर्जा दिया वो पैदावार बढ़ाने के लिए दिया। हम तो बैलों से खेती कर रहे थे, हमारी तो उत्तम खेती थी। संयुक्त किसान मोर्चा ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? नहीं, ये अज भी शामिल नहीं किया, ये पहला भी शामिल नहीं सी। ये संयुक्त किसान मोर्चे च जे पास नहीं होया, होना चाहिए है। पास नहीं होया, होना चाहिए। पहला भी असी गल रखी सी, पर फिर कुल विचारण च ये आया सी भी इहदी लोड़ ते है, पर जे हुण असी इहनूं रखीए ते सरकार कहेगी इन्हां दी मंगां वध रही है ते उन्होंने ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ, उन्होंने अपनी मर्जी नाल बोलता। उस संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला जे नहीं होया। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। मैं हिंदी बोलूँ ज़्यादा ठीक रहेगा क्या? जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। नहीं, कंफर्टेबल तो दोनों हैं। हिंदी बोल लो तो। हिंदी ज़्यादा लोगों की समझ में आ जाएगी। देखिए, आज अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग करते हैं, केवल हम किसान के कर्जे की बात करते हैं, तो किसान का जो कर्जा है सरकार का खेती का वो 7.5 लाख करोड़ के करीब करीब है। और इतने कर्जे में हर साल करीब 15,000 किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो सरकार के रिकॉर्ड में आते हैं। जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं आते, इससे कई गुना गिनती उनकी और ज़्यादा है, जिनका पर्चा दर्ज नहीं होता। तो इससे 2 गुना कर्जा पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जिसको हम एनपीए बोलते हैं। आज जो करीब 15 लाख करोड़ के करीब है, और इस 15 लाख करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति ने सुसाइड नहीं किया और एक भी पूंजीपति को जेल नहीं हुई। और जितना उनको टैक्स छोड़ रहे हैं, हर साल टैक्स छोड़ के अमीर बना रहे हैं, इतना तो करीब जितना कर्जे इतना तो हर साल टैक्स छोड़ रहे हैं उनको। अब बाबा रामदेव है, उसको टैक्स छोड़ के देश में 45वें नंबर के अमीर से आज 5वें नंबर का अमीर हो गया 2 साल में। तो जब किसानों के कर्जे की बात आती है तो देश के अर्थशास्त्री और देश की सरकार तब वो आंकड़े गिनाने शुरू कर देते हैं, देश कैसे चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कर्जा वाकई माफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात, और ये कर्जा हमने कब मांगा था? हमने तो कर्जा मांगा ही नहीं। जिस हम MS स्वामीनाथन की आज बात करते हैं, 1964 में इसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि देश में अनाज कैसे पैदा कराना है, क्योंकि देश में अनाज नहीं था। और अमेरिका ने हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री को ये बोल दिया था, तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर मैं अनाज देना बंद करूँ तेरा देश भूखा मर जाएगा। इस MS स्वामीनाथन ने उस वक्त का वैज्ञानिक है, उस वक्त सिफारिश की थी कि किसानों को कर्जा दो। किसान कर्जा दोगे तो ट्रैक्टर ले पाएगा, कर्जा दोगे तो ट्यूबवेल लगा पाएगा, खेती बढ़ेगी। जब खेती बढ़ेगी, देश में ज़रूरत है उसकी, हम अमेरिका से खरीदते हैं, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसकी ज़रूरत है पैदा करने की। और वो कर्जा जो है हमें वो कर्जा दिया गया, हमने पैदा किया, और आज आप देख रहे हैं करीब हमने 20 गुना पैदावार बढ़ा दी। रिजल्ट ये रहा कि आज कर्जा उतरा क्यों नहीं। दूसरा उसका सवाल कि अगर हम देखें कि हमारा कितना भाव बढ़ा है, फसल का भाव कितना बढ़ा है। अगर हम गेहूं का लें, गेहूं का सबसे ज़्यादा भाव बढ़ा है। बाकी अगर हम सरसों का लें, करीब 22 गुना के करीब बढ़ा है 1967 से आज तक।
और अगर हम गेहूं का लें तो करीब 28-29 गुना बढ़ा है, 27 गुना के करीब करीब बढ़ा है। तो अगर हम कर्मचारी से तुलना कर लें तो 300 से 400 गुना बढ़ा है। अगर हम व्यापारी से तुलना कर लें तो 1000 गुना बढ़ा है व्यापारी का आमदन, व्यापारी की और कर्मचारी की तनख्वाह इतनी बड़ी है 300 से 400 गुना। अगर हम सोने से तुलना कर लें, जिसके चौगिर्दे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है, अगर सोने से तुलना कर लें तो पहला जो गेहूं का भाव था 1967 में, उस वक्त तो सोने का रेट और इससे भी कम था, 1970 से अगर गिने नहीं तो महंगाई ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ तो जरूर सस्ता दो, हमें क्यों मारते हो, हमें क्यों मारते हो। हमें जो कर्जा दिया वो पैदावार बढ़ाने के लिए दिया, हम तो बैलों से खेती कर रहे थे, हमारी तो उत्तम खेती थी। पूरी दुनिया में जो सबसे बढ़िया धंधा था वो खेती थी, हम तो बैलों से खेती करते थे। डीजल ने मारते रेट पेट्रोल के बराबर जा पहुंचे। आप देखिए ना, आज हम एक बोर लगाते हैं 4 लाख रुपया लग जाता है हमारा, 4 लाख का ब्याज लगा लो, हम आड़ती से लेते हैं 8000 रुपये महीना, तो हमारा वही चला गया। पूरी की है ना लो, वही बात हुई ना। अगर अब हमें दिया गया वो कर्जा के ट्यूबवेल लगवाओ, हमें हिला दिया गया, किसी को नशे पे अगर हिला दिया जाए और फिर उसको तू नशा मत खा, तो कैसे चलेगा, मर जाएगा वो। ऐसे ही हमें ट्रैक्टर दिया गया कि भैया आप ट्रैक्टर से खेती करो। अरे हम आज ट्रैक्टर आज 10 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं, अगर बैंक का लोन भी है तो भी हमें उसका 12-15 हज़ार रुपये महीना उसका हमें देना पड़ेगा ब्याज, और उसकी जो है वो उसका जो बीमा है वो, और उसके बाद इससे कई गुना ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन पड़ गया। आज हमने 10 लाख का सामान बनाया, 4 साल बाद बेचेंगे तो 4 लाख का ही रह गया। उस डेप्रिसिएशन ने, उस ब्याज ने आज हमें बिठा दिया। ये तो फ्री होना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए हमने कर्जा दिया। अब सीमा में फौज को भेज दें तो क्या फौजी हथियार खरीदेगा? हथियार तो सरकार देगी तब लड़ेगा ना वो। हम लड़ रहे हैं, हमने देश की भूख मिटाई है। कह रहे हो कि किसान ने कदे मुनाफे वास्ते खेती नहीं सी कीती, सरकार देश की पूर्ति वास्ते खेती की। मैं ये कह रहा हूँ पूर्ति के लिए सरकार ने करवाई। हम कब खाद डालते थे, हम तो देसी खेती करते थे। सरकार ने कहा देखिए आप 1 कट्टा यूरिया का लीजिए, इस 1 एकड़ में यूरिया डालिए, दूसरे में मत डालिए, दोनों का अंतर देखिए। ऐसे हमें हिलाया, तब हम करजाई हुए। बंगाल च किसान ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਗੇ ਇੱਥੇ खेती डिफरेंट है, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਦ नहीं ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ जो ਸਾਡੇ पंजाब हरियाणा च इत्थों दी। देखिए समझाना तो हमारा बड़ा आसान सा है। इस देश को बंगाल वालों ने अपना खून दे के आज़ाद कराया। क्या इस देश को बिकने देना चाहिए? क्या इस देश को आज़ाद रखना, क्या आर्थिक गुलामी से इस देश को बचाना? ये देश की सब चीज़ें सेल पे लगा दी हैं। इस देश को बचाना भी इसी धरती की जिम्मेवारी है। और अब तो केवल हमने इतना करना है कि जो पार्टी देश को बेच रही है वो देश की वफादार पार्टी नहीं है। इस पार्टी ने तो, इन्होंने तो 60 साल तक अपने दफ्तर पे, आरएसएस ने 60 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया। ये पार्टी देश की वफादार पार्टी नहीं है, इसको हराइए। आज तुम इतना ही कहने हैं बंगाल के लोगों से, हमने कोई मांग थोड़ी ही रही है, खाली बटन। मेरा आखिरी सवाल है, मैं कल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੀ तमाम ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਟੀਐਮਸੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹਾਲੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋर्ट कर रहे हो? नहीं, हम इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे। अब आपका सवाल जरूर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हमारा सवाल उसमें बड़ा सीधा है। जो बीजेपी को हरा सकता हो, अगर इस सीट पे टीएमसी का उम्मीदवार उसको बीजेपी को हरा सकता है तो टीएमसी को डाल दो। अगर इस सीट पे लेफ्ट का उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता है तो लेफ्ट को डाल दो, लेकिन बीजेपी को जरूर हरा दो। तो बीजेपी नहीं होनी चाहिए थी, लगता है बाकी जो मर्जी आ जाए, बस बीजेपी, कांग्रेस आ जाए, लेफ्ट आ जाए, और ये हमारी तरफ से तो गधा आ जाए, कोई आ जाए, हाँ बीजेपी ना आए, बीजेपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद चड़ूनी साहब ने अपने ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। कैमरा पर्सन जगरूप सिंह ਦੇ ਨਾਲ सिमरनजोत सिंह मक्कड़, ऑन एयर कोलकाता।